हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम में एंडोक्राइन सिस्टम जो है उससे कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपको ज़रूर मिलेगा वहाँ पे, चाहे वो हार्मोन से संबंधित हो, चाहे वो हार्मोन की कमी या अधिकता से होने वाले रोग हों। तो सभी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है हर चीज़ को, एक शब्द को, जो भी बोला जा रहा है वो आपको नोट डाउन करते रहना है साथ साथ, और पूरा वीडियो आपको देखना है। अगर आप पूरा लेक्चर अगर नहीं देखोगे तो आपको चीज़ें जो है वो आधी अधूरी समझ में आएंगी। इस लेक्चर में जो चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है वो एंड तक जा करके क्या होगी, ख़त्म होगी। और अगला जो लेक्चर है वो अभी आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस लेक्चर को अच्छे से क्या करोगे, पढ़ोगे, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में कि एंडोक्राइनोलॉजी जो है वो क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है, अंतःस्रावी तंत्र जो है, इसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। अगला जो शब्द है हमारा वो है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। अब ये न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी है, ये क्या है? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब है कि हमारा जो अंतःस्रावी तंत्र है ये हमारे तंत्रिकीय तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम जो है उसके साथ में मिलकर के क्या करता है, काम करता है। यानी कि अंतःस्रावी तंत्र जो है वो किसके साथ में, नर्वस सिस्टम के साथ में मिलकर के काम करेगा, और नर्वस सिस्टम जो है वो अंतःस्रावी तंत्र के साथ में मिलकर के क्या करता है, काम करता है। तो दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ समन्वित रूप से क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिकीय तंत्र जो है, इन दोनों का जो समन्वित कार्य प्रणाली है उनके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसको बोला जाता है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि जो एंडोक्राइनोलॉजी है इनके जनक कौन है। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है थॉमस एडिसन। तो थॉमस एडिसन जो है वो एंडोक्राइनोलॉजी के क्या है, जनक हैं, ठीक है। इनको एंडोक्राइनोलॉजी का जनक क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। बिकॉज अंतःस्रावी जो तंत्र है इसे संबंधित जो सबसे पहला जो रोग देखा गया था, यहाँ पर देखो मैंने लिख भी रखा है नीचे कि अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित सर्वप्रथम ज्ञात रोग जो है वो कौन सा है। तो जो पहला रोग था वो कौन सा था, एडिशन रोग, ठीक है, एडिशन रोग। इसलिए एंडोक्राइनोलॉजी का जो जनक है वो किसको कहा गया है, थॉमस एडिसन को कहा गया है। अगला बात करते हैं अपन यहाँ पे कि जो हार्मोन शब्द है, हार्मोन टर्म जो है वो यूज किसने की थी, ये शब्द किसने दिया था। तो ये जो शब्द है वो दिया था किसने, स्टार्लिंग ने, ठीक है। और साथ ही साथ में जो हार्मोन शब्द है इसको उत्तेजक पदार्थ भी कहा गया। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे कि जो सबसे पहले खोजा गया जो हार्मोन है वो कौन सा है। तो सबसे पहले खोजा गया जो हार्मोन है वो है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो है वो सबसे पहली बार खोजा गया हार्मोन है। किसने खोजा था ये दो साइंटिस्ट है जिनका नाम है बेयलिस एंड स्टॉर्लिंग। कौन, बेयलिस एंड स्टॉर्लिंग। ये जो दो साइंटिस्ट हैं इन्होंने सिक्रेटिन हार्मोन को सबसे पहले खोजा था इन्होंने। ये जो हार्मोन है ये कहाँ से स्रावित होता है, हमारा जो आंत है उसका एक भाग है जिसको बोलते हैं ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम का जो म्यूकोसा होता है वहां से सिक्रेटिन हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि जो प्रथम आइसोलेटेड हार्मोन है यानी कि जो पहला पृथक किया गया जो हार्मोन है वो कौन सा है। तो सबसे पहले जो पृथक किया गया हार्मोन था वो है हमारे पास इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन को सबसे पहले पृथक किया गया था, और ये पृथक जो है वो किसने किया था, दो साइंटिस्ट हैं यहाँ पर भी, बेंटिंग और बेस्ट नामक दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इंसुलिन को सबसे पहले पृथक किया था। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो हार्मोन है इसको रासायनिक संदेश वाहक या फिर प्राथमिक सूचना वाहक, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है केमिकल मैसेंजर। तो हार्मोन जो है इसको रासायनिक संदेश वाहक जो है वो किसने कहा, ये कहा किसने भाई, हग्सले ने। तो याद रखना हग्सले द्वारा ये कहा गया कि हार्मोन जो है वो एक रासायनिक संदेश वाहक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंडोक्राइन ग्रंथि के बारे में। ये जो एंडोक्राइन ग्रंथि हैं इनको हम लोग नलिका विहीन ग्रंथियां भी
बोलते हैं। डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं भाई? बिकॉज इनके अंदर नलिकाएं पाई नहीं जाती। क्या होता है भाई न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी? वापस मैं बता रहा हूँ आपको, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र जो है वो संयुक्त रूप से शरीर में शारीरिक कार्य का क्या करते हैं? समन्वय करते हैं और विनियमन करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। तो दोनों तंत्र जो हैं, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र जो हैं, वो एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके क्या करते हैं? हमारे शरीर की कार्य प्रणाली का नियंत्रण करते हैं। इसी को ही हम लोग नाम देते हैं क्या? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। चलो ये तो पढ़ लिया अपन ने। अब हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि जो तंत्रिका तंत्र है और अंतःस्रावी तंत्र है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो अगला अपन बात करेंगे कि तंत्रिकीय एवं अंतःस्रावी समन्वयन में क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ अपन बात करेंगे किसके बारे में? तंत्रिकीय समन्वयन के बारे में, और दूसरी तरफ अपन बात करेंगे किसके बारे में? अंतःस्रावी समन्वयन के बारे में, कि दोनों में अंतर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए नंबर 1 पॉइंट, ये जो तंत्रिकीय समन्वयन है इसमें विद्युतीय आवेगों के रूप में सूचना जो है उसको प्राप्त की जाती है और उसको आगे भेजा जाता है। तो यहाँ पर जो सूचना है उसका जो आदान प्रदान है वो किस रूप में हो रहा है? विद्युतीय आवेगों के रूप में। दूसरी तरफ अगर अपन बात करें अंतःस्रावी समन्वयन में, तो यहाँ पर जो हार्मोन है उनके रूप में सूचना क्या की जाती है? उसका आदान प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है अंतःस्रावी समन्वयन में कि हार्मोन के रूप में सूचना को प्राप्त किया जाता है और उसको आगे भेजा जाता है। ठीक है, आगे भाई किसके माध्यम से भेजा जाएगा? या तो रुधिर या फिर लिम्फ के माध्यम से इनको आगे भेजा जाएगा। तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, तंत्रिके में आपको याद रखना है कि विद्युतीय आवेगों के रूप में मैसेज का आदान प्रदान होता है, और अंतःस्रावी समन्वयन जो है उसमें हार्मोन जो है उनके रूप में सूचना का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। सेकंड जो यहाँ पर डिफरेंस है वो क्या है? तंत्र की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो सूचना का प्रसारण होता है वो बहुत ही तेजी के साथ में होता है। ठीक है, जो सूचना का आदान प्रदान होगा वो बहुत ही तेजी के साथ होगा। जबकि बात करें हम लोग अंतःस्रावी के अंदर, तो यहाँ पर जो सूचना का प्रसारण होगा वो तुलनात्मक रूप से क्या होगा? धीरे होगा। अब ये तुलना किसके साथ की जा रही है भाई? ये तंत्रिका समन्वयन के साथ में क्या किया जा रहा है? यहाँ पर तुलना की जा रही है। ठीक है, तो वापस याद रखना आपको, तंत्रिकीय तंत्र में सूचना का प्रसारण तेजी के साथ में होता है, जबकि अंतःस्रावी के अंदर सूचना का जो ट्रांसफर है वो कैसे होता है? बहुत ही धीरे होता है। तो यहाँ पर तेज होगा और यहाँ पर धीरे होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर तंत्रिकीय समन्वयन में, यहाँ पर जो आदान प्रदान जब होता है मैसेज का, तो जो रेस्पॉन्स आता है हमारे पास वो रेस्पॉन्स बहुत ही क्या होगा? तेज होगा। जबकि अंतःस्रावी में बात करें तो यहाँ पर जो प्रतिक्रिया होगी वो बहुत ही धीरे होती है। तो याद रखना कि जो हमारे पास में रेस्पॉन्स आएगा किसके अंदर? तंत्रिकीय समन्वयन के अंदर, वो बहुत ही तेज आएगा, जबकि अंतःस्रावी के अंदर क्या होगा? रेस्पॉन्स बहुत ही स्लो होगा। सेम ऐसे ही अगर जब भी हमारे पास में रेस्पॉन्स क्या आएगा? फास्टली आएगा, बहुत तेज आएगा, तो उसकी जो प्रतिक्रिया अवधि है, जो रेस्पॉन्स टाइम होता है उसका, वो रेस्पॉन्स पीरियड जो है वो क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ पर तंत्रिकीय समन्वयन में प्रतिक्रिया अवधि क्या होती है? छोटी होती है। जबकि बात करें अंतःस्रावी के अंदर, तो यहाँ पर जो प्रतिक्रिया अवधि होगी वो बहुत ही लंबी होगी। लंबी क्यों होती है भाई यहाँ पर? बिकॉज यहाँ पर जो प्रतिक्रिया जो है वो क्या हो रही है? धीरे हो रही है यहाँ पे, इसलिए प्रतिक्रिया अवधि क्या होती है? लंबी होती है। तो ये मुख्य क्या हो गए हमारे पास में? अंतर हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रंथियों के बारे में कि ग्रंथि जो है वो क्या होती है। तो अब अपन बात करेंगे ग्रंथि के बारे में। तो देखिए, शरीर के वे भाग जो रासायनिक पदार्थों, अब वो रासायनिक पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? एंजाइम हो सकते हैं या फिर हार्मोन, उनका क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। तो शरीर के वो भाग जो रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं उनको हम क्या नाम देंगे? ग्रंथि। तो उनको बोला जाएगा ग्रंथि। और ये ग्रंथि है या तो एंजाइम का स्रावण करेंगी या फिर हॉर्मोन्स का क्या करती हैं? स्रावण करती हैं। अब ग्रंथियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो मुख्य रूप से जो ग्रंथियां जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो हमारे पास होगी यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और दूसरी जो है वो है बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, क्या अंतर होगा भाई इनके अंदर? इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले अंतःस्रावी
ग्रंथि के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं ये नलिका विहीन ग्रंथि हैं। नलिका विहीन जो है उसका मतलब होता है डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड। जबकि बात करें हम लोग यहाँ पर किसके बारे में, बहिस्रावी या फिर एक्सोक्राइन के बारे में, तो ये नलिका सहित ग्रंथि हैं, यानी कि इनको बोला जाएगा डक्टेड ग्लैंड, डक्टेड ग्लैंड। इसका मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि जो है इसके अंदर हमें नलिकाएं देखने को नहीं मिलेंगी, जबकि बहिस्रावी के अंदर हमें नलिकाएं देखने को मिलेंगी। अगला पॉइंट है यहाँ पर, जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं इनमें जो श्रावण होता है ये किस चीज को स्रावित करती हैं, ये हार्मोन जो है उनका श्रावण करती हैं। जबकि बहिस्रावी ग्रंथियां जो है वो एंजाइम का क्या करती हैं, श्रावण करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अपन यहाँ पर बात करते हैं, थर्ड पॉइंट, वो है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है इनका हमारे शरीर में क्या रोल है। तो ये हमारे शरीर की जो वृद्धि है और हमारे शरीर का जो विकास है उसके लिए सहायक है। तो हमारी शरीर में जो वृद्धि हो रही है, जो विकास हो रहा है, वो किसके माध्यम से हो रहा है, वो अंतःस्रावी ग्रंथि के माध्यम से हो रहा है। बिकॉज अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो हॉर्मोन्स का क्या करती हैं, श्रावण करती हैं। सेम ऐसे ही बात करते हैं बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में। तो जो बहिस्रावी ग्रंथि है इसका क्या काम है, तो बहिस्रावी ग्रंथि जो है वो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय में सहायक है। तो बहिस्रावी ग्रंथि जो है वो हमारे शरीर के उपापचय में क्या होंगी, ये सहायक होंगी, हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म करती हैं ये। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे। हमें पता है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं इनके अंदर हमें क्या नहीं मिलेगी, डक्ट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी, तो ये डक्टलेस ग्लैंड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हार्मोन है वो सीधे के सीधे ब्लड में, रक्त में क्या कर दिया जाएगा, स्रावित कर दिया जाएगा। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो हार्मोन है वो सीधे ही रक्त में क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। जबकि बात करें हम लोग किसके बारे में, बहिस्रावी ग्रंथियों में, तो यहाँ पर एंजाइम का श्रावण होता है। तो यहाँ पर क्या होती हैं, डक्ट्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं। तो एंजाइम को नलिकाओं में क्या किया जाएगा, श्रावित किया जाएगा। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि जो है लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ये सभी क्या हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। जबकि बात करें बहिस्रावी की, तो यकृत ग्रंथि यानी लीवर, स्वेद ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड जो कि पसीने का श्रावण करती हैं, अश्रु ग्रंथि जिनको अपन बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड, जो कि अश्रु यानी कि आंसू, लैक्राइम का क्या करती हैं, श्रावण करती हैं। लार ग्रंथि, ये सलाइवरी ग्लैंड है जो क्या काम करती है, हमारे शरीर में जो लार का श्रावण होता है हमारे मुख के अंदर उसका श्रावण करती हैं। लेकिन इन दोनों ग्रंथियों के अलावा एक ग्लैंड जो है वो और पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है इनको। ये मिक्स्ड ग्लैंड क्या है भाई, मिक्स्ड ग्लैंड वो हैं जो कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह क्या करती हैं, एक्ट करती हैं, उनको बोला जाएगा मिश्रित ग्रंथि या फिर मिक्स्ड ग्लैंड। और केवल एक ही ऐसी ग्लैंड है जो क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, जिसका नाम है पेंक्रियाज। तो याद रखना, पेंक्रियाज जिसको अग्नाशय भी बोला जाता है, ये क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब जो भी पढ़ा अपन ने यहाँ से रिलेटेड जो है वो एक दो क्वेश्चन अपन करेंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है कि मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, यानी कि हमें हमारे शरीर में पाई जाने वाली वो ग्रंथि बतानी है जो कि हार्मोन का भी श्रावण करती है और साथ ही साथ में एंजाइम जो है इनका भी क्या करती है, श्रावण करती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर कौन सा, यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा कि लीवर जो है वो क्या है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बहिस्रावी ग्रंथि है। दूसरा जो ऑप्शन है वो कौन सा है हमारे पास में, अग्नाशय जिसको बोलते हैं पेंक्रियाज। तो ये जो पेंक्रियाज है हमारे पास, इसी को हमने अभी तक क्या बोला था यहाँ पर, मिक्स्ड ग्लैंड बोला था। तो हमारा आंसर तो आ गया यहाँ पे, बट और भी देख लेते हैं अपन यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन जो है वो है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है वो भी क्या है, एक बहिस्रावी ग्रंथि है। फोर्थ जो ऑप्शन है वो है पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि जो है वो क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा भाई, अग्नाशय। बिकॉज अग्नाशय जो है वो क्या है, एक मिक्स्ड यानी कि मिश्रित ग्रंथि है और ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का क्या करती है, श्रावण करती है। अगला सवाल है हमारा वो है मानव यकृत डैश 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 है, यानी कि पूछ रहा है कि हमारा जो मानव यकृत है, हमारा जो लीवर है वो क्या है।
ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो एनटीपीसी का जो 2016 में एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है, ये सेम ऐसे कैसे। तो मानव यकृत क्या है भाई, एक भोजन प्रणाली है, भोजन से संबंधित तो है, लेकिन ये भोजन का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें काम आता है ये। ठीक है, चलो देखते हैं। और एक ग्रंथि है, नहीं ये एक ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट, एक ग्रंथि है, यस एक ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है भाई, अभी अपन ने बताया था कि ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक बहिस्रावी क्या है, एक ग्रंथि है ये एक लोचदार थैली है, नहीं भी बिल्कुल एक लोचदार थैली नहीं है, ये एक क्या है, एक अंग है हमारे शरीर का। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि मानव यकृत जो है वो क्या है, एक ग्रंथि है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हॉर्मोन्स के बारे में, बिकॉज हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती हैं भाई, हार्मोन का स्रावण करती हैं। तो हार्मोन जो है वो है क्या, इसके क्या क्या लक्षण हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं। हार्मोन जो है इसको रासायनिक संदेश वाहक भी बोला गया है, केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और याद रखना यहाँ पे ये सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आपको, ये अपोषक रसायन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है ये, अपोषक रसायन है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो हार्मोन है इनके अंदर जो एनर्जी है, जो एटीपी के फॉर्म में हमें हमारे शरीर को मिलती है वो हमें नहीं मिलती। तो एनर्जी जो है वो इससे हमें जीरो मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा हमसे इससे। इसके अलावा ये जो हार्मोन है ये एक अंतर कोशिकीय संदेश वाहक भी है, ये एक मैसेंजर की तरह क्या करता है, ये काम करता है, एक संदेश वाहक की तरह क्या करेगा, ये काम करेगा। अब ये जो हार्मोन है इसके कौन कौन से लक्षण है, तो देखते हैं अपन हार्मोन के लक्षण। तो देखिए, हार्मोन जो है वो अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं, ये जो एंजाइम है उसकी तरह नहीं है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में स्रावित होंगे, जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो बहुत अधिक मात्रा में निकलता है, लेकिन हार्मोन जो है वो बिल्कुल अल्प मात्रा में हमारे शरीर से क्या होंगे, स्रावित होंगे। सेकंड पॉइंट है, ये आसानी से विसरणशील पदार्थ है। विसरणशील का मतलब है कि ये आसानी से घुल जाते हैं, ठीक है, वातावरण के अंदर क्या हो जाएंगे, आसानी से ये फैल जाएंगे। थर्ड पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर कि क्रिया को एंजाइम देने के बाद अपघटित हो जाते हैं। माना कि कोई भी हार्मोन है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमारा जो हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये जो वृद्धि हार्मोन है जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, ये कहाँ से स्रावित होता है, ये स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि। अब ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित हो गया तो इसका काम क्या होगा कि हमारे शरीर की क्या करना, वृद्धि करना। तो ये अपना काम करके क्या होगा, ये अपघटित हो जाएगा, और अपघटित होने के बाद ये मूत्र के साथ क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये अल्प मात्रा में क्या होंगे, स्रावित होंगे, आसानी से क्या है, विसरणशील पदार्थ हैं, और अपनी क्रिया को एंजाइम देने के बाद क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, और मूत्र के साथ में क्या हो जाते हैं, ये उत्सर्जित हो जाते हैं अपना काम करने के बाद। अगला पॉइंट है इनके बारे में, ये जो हार्मोन है इनका जो श्रावण स्थल है और जो लक्ष्य स्थल है वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अब श्रावण स्थल का मतलब क्या हुआ, श्रावण स्थल का मतलब है कि ये कहाँ से क्या हो रहे हैं, स्रावित हो रहे हैं, किस ग्रंथि से स्रावित हो रहे हैं। और लक्ष्य स्थल, लक्ष्य स्थल का मतलब है टारगेट प्लेस, ठीक है, या फिर टारगेट ऑर्गन, टारगेट सेल। ठीक है, मतलब इसको किस जगह पे जाकर के अपना जो काम जो है वो क्या करना है, पूरा करना है। तो ये स्रावित कहीं और से होते हैं और काम कहीं और करते हैं, तो इसका लक्ष्य स्थल और श्रावण स्थल दोनों क्या होंगे, दूर दूर होंगे। अगला पॉइंट है इसका, इंपॉर्टेंट है ये जाति विशिष्ट नहीं होते। जाति विशिष्ट से मतलब है कि ये मुख्य रूप से ऐसे नहीं है कि किसी स्पेसिफिक चीज के लिए ही क्या करेंगे, काम करेंगे, कोई एक विशेष ऑर्गन किसी विशेष अंग के पास जाकर ही क्या करेंगे, काम करेंगे। ये स्पेसिफिक नहीं है, ये विशिष्ट नहीं है, ये हर किसी कोशिकाओं के साथ में क्या कर सकते हैं, अपना कार्य परफॉर्म कर सकते हैं। अगला जो इसका जो पॉइंट है, लक्षण है, वो क्या है, ये हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होते। इससे क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इनको हमारे शरीर में बार बार क्या करना पड़ेगा, संश्लेषित करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे शरीर में जब जब इनकी जरूरत पड़ेगी तब तब इनका क्या होना चाहिए, संश्लेषण होना चाहिए।
ठीक है। तो आवश्यकता के अनुसार जो है इनका उत्पादन होता है और उसी के अकॉर्डिंगली इनको क्या किया जाता है, स्रावित किया जाता है। अगला पॉइंट है इसके बारे में कि जो लक्ष्य कोशिकाएं हैं, मतलब जो टारगेट सेल्स हैं जहां पर इस हार्मोन को काम करना है, वहां की जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं, जो उपापचयी क्रियाएं हैं, वहां ये भाग नहीं लेते। इंपॉर्टेंट है। यानी कि हार्मोन जो है जहां पर भी ये अपना क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अपना काम करते हैं, वहां पर जो भी क्या हो रही हो, मेटाबॉलिक क्रियाएं हो रही हो, वहां पर जो भी मेटाबॉलिक क्रियाएं हो रही हो, ये उनमें भाग नहीं लेते। तो भाई क्या काम करते हैं, ये वहां पर होने वाली जो क्रियाशीलता है, ये वहां पर होने वाली जो क्रियाशीलता का जो स्तर है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं या फिर नियंत्रित करते हैं। याद रखना, दोबारा बता रहा हूँ, हार्मोन जो है वो लक्ष्य कोशिकाएं जो हैं वहां पर जाते हैं, अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये उनकी जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं उनमें भाग नहीं लेते, बल्कि ये उनका जो क्रियाशीलता का जो स्तर है उसको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे या फिर नियंत्रित करेंगे। कैसे? अब देखो, हमारे शरीर में जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो स्रावित होता है। अभी जो थायरोक्सिन हार्मोन जो है, जो कि थायराइड ग्लैंड से स्रावित हुआ है, इसका काम क्या है कि हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करना, सारे काम करना। ठीक है। तो यहाँ पर जो हार्मोन जो स्रावित हुआ है ये अपना खुद का काम करेगा ये। अब अगर मान लो ये जो हार्मोन है इसका लेवल बढ़ गया, तो इसका जो एक्टिविटी लेवल है, जो क्रियाशीलता है वो भी बढ़ेगी। अगर इसका लेवल कम हो गया तो इसका जो क्रियाशीलता का स्तर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये मेटाबॉलिक क्रियाओं में क्या नहीं लेता, भाग नहीं लेता, जबकि ये क्रियाशीलता के स्तर को प्रभावित कर सकता है। अगला पॉइंट है, ये एक अकेला ऐसा हार्मोन है जो एक समय पर विभिन्न लक्ष्य कोशिकाओं को क्या करता है, प्रभावित कर सकता है। यानी कि एक ही हार्मोन जो है वो एक ही समय पर अलग अलग जगह पर क्या कर सकता है, अपना प्रभाव दिखा सकता है। कैसे दिखाएगा? बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो इंसुलिन है, अब हमें पता है कि इंसुलिन जो है वो किससे स्रावित होता है, ये पैंक्रियाज जो है उससे स्रावित होता है, जो कि एक मिश्रित ग्रंथि है। ये पैंक्रियाज से क्या होगा, स्रावित होगा। ये जो इंसुलिन है इसका काम क्या है कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन में क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। तो ये काम हो गया इंसुलिन का, कि ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करना भाई, ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना। साथ ही साथ ये जो है लीवर में भी काम करेगा। लीवर में क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन का निर्माण करवाता है। ठीक है। और ये जो ग्लाइकोजन है ये भी जाकर के लीवर में ही क्या होता है, वहां पर स्टोरेज होता है। ये इसका स्टोर जो है वो कहाँ पर होता है, लीवर में ही होता है। इसके अलावा तीसरी जगह ये कहाँ पर काम करेगा, ये एडिपोज टिश्यू, एडिपोज ऊतकों पर करता है, जहां पर जो फैट है, जो वसा है, उसका क्या होता है, यहाँ पर संचय होता है। ठीक है। हमारे शरीर में जो वसा का जो जमा होता है वो कहाँ होता है, एडिपोज ऊतकों में होता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इंसुलिन जो है वो एडिपोज ऊतकों में जो ट्राइग्लिसराइड है उसका संश्लेषण करवाता है। तो ये हो गया यहाँ पर कि एक अकेला हार्मोन एक समय पर अलग अलग जगह पर क्या कर सकता है, अपना काम कर सकता है और वहाँ की कोशिकाओं को प्रभावित कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो हार्मोन है उसके प्रकार क्या क्या हैं, कितने प्रकार के हार्मोन हैं। तो अगर अपन बात करें इनकी रासायनिक प्रकृति के आधार पर, यानी कि इनका जो केमिकल नेचर है उसके आधार पर अगर बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, प्रोटीन हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है पेप्टाइड हार्मोन, या फिर इसको बोला जा सकता है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन जो है हमें टोटल कितने टाइप के मिलेंगे, यहाँ पर 4 टाइप के। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारे पास में हाइपोथैलेमिक हार्मोन, यानी कि हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हार्मोन। दूसरा है पिट्यूटरी हार्मोन, यानी कि जो पिट्यूटरी से स्रावित होते हैं वो हार्मोन। और थर्ड और फोर्थ है इंसुलिन और ग्लूकागोन। ये दोनों के दोनों जो हार्मोन है वो कौन सा स्रावित करता है भाई, अग्नाशय स्रावित करता है, पैंक्रियाज करता है। ठीक है। ये पैंक्रियाज स्रावित करेगा। तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागोन है, ये क्या हो गए हमारे पास में, प्रोटीन हार्मोन हो गए। अब आप इनको याद कैसे रखोगे? याद करने के लिए भी एक सिंपल सी ट्रिक है हमारे पास में। आप इनको याद रख सकते हो, हाई पिग, PIG, हाई पिग। पिग पिग का मतलब होता है सुअर, हाई पिग। कैसे याद रखोगे? यहाँ पर इस हाई से तो आपको यहाँ पर याद रखना है क्या, हाइपोथैलेमस। ठीक है। पी से आपको याद रखना है यहाँ पर पिट्यूटरी हार्मोन, आई से याद रखना है यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन, और जी से याद रखना है यहाँ पर आपको क्या, ग्लूकागोन।
ठीक है, तो आप आसानी से याद रख सकते हो हाई पिग, ठीक है, हाई पिग। तो ये हो गए हमारे प्रोटीन हार्मोन। अगला अपन बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, स्टेरॉइड्स के बारे में। ठीक है, स्टेरॉइड भी है हमारे पास, कितने टाइप के होंगे यहाँ पर, 4 तरह के होंगे। कौन कौन से हैं हमारे पास भाई, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, कोर्टिसोल है और टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन, तो यही इसकी क्या बन गई, ट्रिक बन गई। ठीक है, तो अपन बोलते हैं ना पेस्ट, पेस्ट देना, तो PACT पैक्ट। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो आप, P फॉर प्रोजेस्टेरोन, A फॉर एस्ट्रोजन, C फॉर कोर्टिसोल एंड T फॉर टेस्टोस्टेरोन। अगला जो है हमारे पास में हार्मोन का प्रकार वो है आयोडोथायरोनिन। देखो जिसमें नाम में ही आ गया सब, आयोडो, आयोडो मतलब आयोडीन, थायरोनिन, थायरोनिन का मतलब क्या है, थायराइड, यानी कि वो हार्मोन जो स्रावित होता है कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से, उसको बोल देंगे थायराइड हार्मोन। और वो हार्मोन कौन सा है भाई, थायरोक्सिन। ये तो सिंपली आप याद रख सकते हो। अगला जो है हमारे पास नेक्स्ट वो है अमीनो अम्ल व्युत्पन्न, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अमीनो एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो आप इसको सिंपली याद रख सकते हो, ना, ना। ठीक है, N फॉर नोर एड्रेनलिन और A फॉर एड्रेनलिन। ठीक है, तो आराम से याद रख सकते हो आप इसको, नोर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन है, ये दोनों के दोनों अमीनो अम्ल व्युत्पन्न है। और वैसे भी अगर आपको याद रखना हो सिंपली, तो हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, तो ये अधिवृक्क ग्रंथि है, उससे एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन का क्या होता है, स्रावण होता है। तो ये इनकी रासायनिक प्रकार से क्या हो गए, यहाँ पर 4 तरह के हमारे पास हार्मोन्स हैं। अब हम वैसे बात करते हैं इनकी कार्यप्रणाली के आधार पर। तो सबसे पहला जो हार्मोन है वो है सिनर्जिक हार्मोन। ठीक है, इनको हम लोग बोल सकते हैं समन्वित हार्मोन, यानी कि ये वो हार्मोन होंगे जो कि एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, काम करेंगे, और एक दूसरे के साथ काम करके जो भी काम कर रहे हैं उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। दो हार्मोन एक दूसरे के कार्य में सहायक होते हैं, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, दो हार्मोन कौन कौन से यहाँ पर, एक है हमारे पास FSH और दूसरा कौन सा है हमारे पास LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटरी हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। इन हार्मोन के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। अगला जो है हमारे पास में टाइप है हार्मोन का, वो है विरोधी हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। ठीक है, अब देखो विरोधी का मतलब हो गया कि दो हार्मोन होंगे हमारे पास, और दोनों के दोनों हार्मोन जो है वो एक दूसरे के विपरीत काम करेंगे। ठीक है, एक अगर लेफ्ट में जा रहा है तो दूसरा किधर जाएगा, राइट में। एक अगर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है तो दूसरा क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, तो समझो हमारे पास में दो हार्मोन है, एक है इंसुलिन, दूसरा है हमारे पास में ग्लूकागोन। तो यहाँ पर जो इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन हमारे पास में है, ये क्या काम करते हैं भाई, एक दूसरे के विपरीत क्यों है, तो समझिए। इंसुलिन जो है इसका काम होता है कि जो एक्सेसिव ग्लूकोज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ये उसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, ग्लाइकोजन में। ठीक है, तो यहाँ पर इंसुलिन ने क्या किया, जो ग्लूकोज था उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, ग्लाइकोजन में। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ग्लूकागोन की। ये जो ग्लूकागोन है ये बिल्कुल अपोजिट काम करेगा। क्या करेगा ये जो हमारे पास में ग्लाइकोजन है, ये उस ग्लाइकोजन को वापस कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज में। तो एक तरह से अगर अपन बात करें सबसे पहले किसका, इंसुलिन का, तो इंसुलिन जो है वो क्या काम करता है, ये ग्लूकोज के लेवल को क्या कर रहा है, ब्लड से कम कर रहा है, जबकि ग्लाइकोजन जो है उसके लेवल को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। जबकि बात करें हम लोग किसके बारे में, ग्लूकागोन के बारे में, तो ग्लूकागोन जो है ये ग्लूकोज के लेवल को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जबकि ग्लाइकोजन जो है इसके लेवल को क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। तो आप आसानी से याद रख सकते हो, इसीलिए इन दोनों को क्या बोला गया है, विरोधी हार्मोन। बिकॉज एक जो है वो क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, दूसरा ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो एग्जाम्पल है यहाँ पर वो है थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पर थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन के बारे में। तो यहाँ पर जो पैराथॉर्मोन है इसके बारे में मैं बता दूं आपको जनरल इंट्रोडक्शन, कि हमारी जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, वो इसका क्या करती है, स्रावन करती है। और जो थायरोकैल्सिटोनिन है, जिसको कैल्सिटोनिन भी बोल सकते हैं, इसका जो स्रावन है वो कौन करेगा, थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड। तो एक का श्रावण
पैराथॉर्मोन जो है इसका श्रावण पैराथायरॉयड कर रही है, तो पैरा से पैराथायरॉयड, और थायरो से याद रखना थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, ये आपको इतना याद हो गया। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों को अपोजिट क्यों बोला गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पैराथॉर्मोन है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये पैराथॉर्मोन जो है ये क्या काम करता है, हमारा जो ब्लड है, हमारा जो खून है, रक्त है, उस रक्त के अंदर कैल्शियम जो है उसके लेवल को क्या करता है, ये बढ़ाता है। ठीक है, जबकि थायराइड ग्लैंड से जो स्रावित हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन, ये हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करेगा। ठीक है, तो याद रखना ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या करेगा, कम करेगा। तो एक जो है वो कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा है, दूसरा जो है वो कैल्शियम के लेवल को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, इसलिए ये दोनों जो है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, विरोधी हैं। कैसे काम करते हैं भाई, ये भी आप समझ लो यहीं से। ठीक है, कैसे काम करेंगे, देखो भाई, ये तो एक तरफ है ब्लड, दूसरी तरफ क्या है, बोन। अब होने क्या वाला है हमारी बॉडी के अंदर, ये जो ब्लड है, फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि इनके अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो हमें पता है कि पैराथॉर्मोन है वो कैल्शियम के लेवल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो ये कैसे बढ़ाता है, हमें पता है कि हमारी जो बोन है, हड्डियां हैं, इनके अंदर कैल्शियम मिलता है। तो ये क्या करेगा, बोन से कैल्शियम को तोड़ करके और ये कहाँ पर लेके आ जाएगा भाई, ब्लड के अंदर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि बोन को तोड़ा और तोड़ करके ब्लड के अंदर कैल्शियम को लाया गया, किसके द्वारा भाई, पैराथॉर्मोन के द्वारा। तो जो पैराथॉर्मोन जो है इसने क्या किया, बोन से कैल्शियम को कहाँ लेके आ गए, ब्लड में। अगर मान लो उल्टा अगर होता है, यानी कि हमारी जो बोन है, अगर इनके अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है, अगर डिक्रीज अगर हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर ब्लड से जो कैल्शियम होगा उसको लेके जाया जाएगा किसके पास में, बोन में। ठीक है, कौन लेके जाएगा भाई, यहाँ पर लेके जाएगा कैल्सिटोनिन हार्मोन। समझ में आ गया। तो जब ये ब्लड से कैल्शियम लेके जाएगा तो एक्चुअल में ब्लड से कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये अपना काम करते हैं। थर्ड जो हमारा हार्मोन है वो है न्यूरो हार्मोन। ठीक है, न्यूरो हार्मोन। ठीक है, अब आपको याद रखना है यहाँ पर, इसमें नाम में ही आ गया क्या, न्यूरो, इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उससे क्या है, संबंध है। तो यहाँ पर जो आपको दो हार्मोन दिख रहे हैं, एक है हमारे पास यहाँ पर एड्रेनलिन और दूसरा है यहाँ पर नोर एड्रेनलिन। ये दोनों के दोनों जो हैं वो एक न्यूरो की तरह काम करते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूरो क्या होता है। ये जो न्यूरो है ये हमारे शरीर के अंदर क्या करता है कि जो तंत्रिकाएं हैं, उन तंत्रिकाओं से स्रावित होकर के और आगे जाकर के हमारे शरीर में जो लक्षित ऑर्गन होते हैं, जो टारगेटेड ऑर्गन है, वहां पर ही अपना क्या करते हैं, काम करते हैं। तो अभी आपको इतना ही याद रखना है कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो है ये, इनको हम क्या कहेंगे, न्यूरो हार्मोन। और दूसरा आप याद रख सकते हो कि एड्रेनलिन जो है ये हमारे शरीर के अंदर बीपी को क्या करता है, बढ़ाता है। बस अभी इतना याद रखो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, फोर्थ जो है प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो वशीय अम्ल है, फैटी एसिड है। इनको कौन कौन स्रावित करेगा भाई, किडनी, थाइमस ग्लैंड, हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन, और हमारे जो जननांग है वो क्या करते हैं, इनको स्रावित करते हैं। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो एक बहुत ही सक्रिय क्या है, पदार्थ है, अत्यंत सक्रिय पदार्थ है। ओके, अब मैं बताने वाला हूँ आपको एक और इम्पोर्टेंट और एक स्पेशल चीज के बारे में, वो है फिरोमोन। आपने ये तो सुना होगा कि विपरीत लिंग जो है वो क्या करता है, आकर्षित करता है, यानी कि अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट्स। तो वही हार्मोन जो है वो कौन सा है, फिरोमोन। ठीक है, ये जो फिरोमोन है इसको हम लोग एक्टो हार्मोन भी बोलते हैं, इसी को ही हम लोग लिंग आकर्षक हार्मोन भी बोलते हैं, सेक्स अट्रैक्टिव हार्मोन। ठीक है, इसको हम लोग सेमियो रसायन भी बोलते हैं, सेमियो केमिकल। तो ये तीनों के तीनों जो है वो किसके नाम है भाई, फेरोमोन्स के हैं। कहाँ पर स्रावित होते हैं, ये शरीर की जो हमारी सतह है उस पर स्रावित होते हैं। और इनके अंदर एक स्पेसिफिक क्या आती है, गंध आती है, एक लाक्षणिक गंध आती है इनके अंदर। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये अपनी ही जाति के जो सदस्य हैं उनको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, किनके माध्यम से, फिरोमोन के माध्यम से। तो जो सेक्स हार्मोन है फिरोमोन, उसी के माध्यम से जो अपनी ही जाति है उन्हीं के सदस्यों को क्या किया जाएगा, प्रभावित किया जाएगा। ठीक है, ये जो है ये एक वाष्पशील पदार्थ है, एक जगह से दूसरे स्थान पर जो है ये वायु के माध्यम से जा सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि जो कस्तूरी हिरण होता है
उसके अंदर जो कस्तूरी है वो एक क्या है, फिरोमोन है। जो कीट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, जो कीट है इनके अंदर एक अम्ल मिलता है जिसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अभी मैं बताने वाला भी हूँ आपको इसके बारे बाद में कि फॉर्मिक अम्ल जो है इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है ऑलरेडी। तो ये थे हमारे किसके बारे में, फेरोमोन्स के बारे में। आपको याद रखना है कि फेरोमोन जो है वो क्या है, सेक्स हार्मोन है, सेक्स अट्रैक्टेंट हार्मोन, जो कि अपोजिट सेक्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एक कोई फीमेल है, ठीक है, वो क्या करेगी, मेल को अट्रैक्ट करती है, और जो मेल है वो किसको अट्रैक्ट करता है, फीमेल को अट्रैक्ट कर देगी। ये आपको यहाँ पर ये याद रखना है, ठीक है, अपोजिट सेक्स को। अब हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, थायरोक्सिन एक हार्मोन है, हमें पता है कि भाई हार्मोन है जिसको कि थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है, न कि एंजाइम। अभी इसने पूछा है कि थायरोक्सिन जो है वो एक हार्मोन है, एंजाइम नहीं है, क्यों नहीं है ये पूछा है इसने। तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ये अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं, तो हम ये तो मान सकते हैं कि जो हार्मोन है वो अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं, ठीक है। दूसरा है, ये पॉलीपेप्टाइड नहीं है, सही है बिल्कुल, ये पॉलीपेप्टाइड नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो आयोडोथायरोनिन हार्मोन है, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है, ये कोई विशिष्ट प्रभाव नहीं रखते, ये गलत ऑप्शन है। ये अपना एक विशिष्ट प्रभाव रखते हैं भाई, ठीक है, इनका एक अपना ये क्या होता है, एक विशेष काम होता है इनका, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है कि ये रक्त में सीधे ही क्या कर दिए जाते हैं, मुक्त कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, गलत है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसका आंसर जो है वो थर्ड होगा। हमें वापस क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि थायरोक्सिन जो है वो एक हार्मोन है, हाँ है, तो इसको हार्मोन क्यों बोला गया है ये पूछा जा रहा है। तो हमें पता है कि जो थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो कौन स्रावित कर रहा है, वो कर रहा है थायराइड ग्लैंड। कौन कर रहा है, थायराइड ग्रंथि। और ये जो थायराइड ग्रंथि जो है वो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। और जो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती हैं वो अपने स्राव को कहाँ पर स्रावित करती हैं भाई, सीधे रक्त में क्या करते हैं, स्रावित तो करते हैं, बिकॉज अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो नलिका विहीन ग्रंथि है, नलिका विहीन ग्रंथि, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये सीधे कहाँ पर, रक्त में ही अपने स्राव को मुक्त कर देती हैं, इसलिए थायरोक्सिन क्या है, एक हार्मोन है, ना कि एंजाइम। ओके, अगला जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो है कि जो फिरोमोन्स हैं वो सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, फिरोमोन्स को कौन उत्पन्न करता है ये पूछा गया है इसमें। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पक्षियों द्वारा, सांपों द्वारा, चमगादड़ों द्वारा और कीटों द्वारा। और थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि जो कीट हैं वो क्या करते हैं, फिरोमोन स्रावित करते हैं, और कीटों के द्वारा जो स्रावित किया गया जो हार्मोन है वो कौन सा है भाई, वो है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक अम्ल जो है वो क्या है, कीटों के द्वारा स्रावित किया गया क्या है, एक फिरोमोन है। तो याद रखना इसका जो आंसर जाएगा, कौन सा जाएगा भाई, कीटों द्वारा। अगला जो है हमारे पास क्वेश्चन वो है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है। अब यहाँ पर अश्रु का मतलब क्या है, अश्रु का मतलब होता है यहाँ पर आंसू, ठीक है, टीयर्स। तो आंसू स्रावित कौन करेगा भाई, हमें पता है कि आंसू स्रावित जो है वो कौन करेगा, वो करेगा अश्रु ग्रंथि, ठीक है। तो पहले तो देखो ऑप्शन में है क्या, अश्रु ग्रंथि। यहाँ पर कोई सा भी नाम आपको अश्रु ग्रंथि नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जो अश्रु ग्रंथि है इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड, ठीक है। और ये जो है सेकंड ऑप्शन वो अपना रहा लैक्राइमल ग्रंथि, ठीक है। तो जो आंसू है इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, इसको हम बोल सकते हैं लैक्राइम, ठीक है। कई बार जो है वो एग्जाम में वो आपको इंग्लिश वर्ड को ही हिंदी में लिख करके दे देगा, तो ये उसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये याद रखना कि जो अश्रु है वो कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, लैक्राइमल ग्रंथि स्रावित करती है। बाकी के 3 ऑप्शन का भी देख लेते हैं। पीयूष ग्रंथि जो है वो क्या करती है, वृद्धि हार्मोन का स्रावण करती है। आउटू ग्रंथि जो है वो किसका स्रावण करती है, इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो किसका स्रावण करती है भाई, थायरोक्सिन का। और पैराथायराइड किसका करती है भाई, पैराथॉर्मोन का। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर किसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहला मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कि ये जो हाइपोथैलेमस है ये हमारे शरीर के ताप नियंत्रण में सहायक है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने का जो काम है वो कौन करेगा भाई? हाइपोथैलेमस करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। हाइपोथैलेमस जो है इसको मोम बोला गया है। मोम बोले तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, अभी अपन ने आगे नहीं पढ़ा इसलिए आपको पता नहीं होगा कि मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, लेकिन फिर भी आपने पढ़ा होगा पहले कि मास्टर ग्लैंड जो है वो उसको किसको बोलते हैं भाई? पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या बोला गया है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, दूसरा जो है हमारे पास में यहाँ पर स्टेटमेंट वो है कि हाइपोथैलेमस को सुप्रीम कमांडर भी बोला गया है, सर्वोच्च कमांडर। अब ये क्यों बोला गया है? ये इसलिए बोला गया है बिकॉज जो हाइपोथैलेमस है वो कुछ हार्मोन जो है उनका क्या करता है? खुद श्रावण करता है, और वो हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। इसलिए क्या होगा कि हमारी पूरी बॉडी के ऊपर इनडायरेक्टली जो है वो कंट्रोल किसका है? हाइपोथैलेमस का। ठीक है, इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या बोला गया है? सुप्रीम कमांडर बोला गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो हाइपोथैलेमस है वो हमारा जो तंत्रिका तंत्र और जो अंतःस्रावी तंत्र जो है इनके बीच का क्या है? एक संरचनात्मक और क्रियात्मक संबंध है। तो आपको याद रखना है कि हमारे जो शरीर है इसमें जो तंत्रिका तंत्र है और जो हमारा अंतःस्रावी तंत्र है, इन दोनों के बीच में एनाटॉमिकल यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक यानी कि फिजियोलॉजिकल जो संबंध है वो कौन है? हाइपोथैलेमस। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये जो हाइपोथैलेमस है ये हमारी पीयूष ग्रंथि के साथ में भी जुड़ा होता है। तो क्वेश्चन यही आता है कि किसकी सहायता से हाइपोथैलेमस हमारे पीयूष ग्रंथि से जुड़ा होता है? तो आपको याद रखना, इनफंडिबुलम नामक एक संरचना होती है हमारे मस्तिष्क में, तो उसकी सहायता के साथ ये पीयूष ग्रंथि से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट अपना कि जो हमारा अग्र मस्तिष्क है जिसको अपन बोलते हैं फोर ब्रेन, ठीक है, उसका एक भाग है जिसको बोलते हैं डायनसिफिलॉन। हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे डायनसिफिलॉन का क्या है? आधारीय भाग। यानी कि हमारा जो डायनसिफिलॉन है, ठीक है, उसका जो आधार वाला जो भाग है वो कौन बनाता है भाई? वो बनाता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, कौन बनाएगा? हाइपोथैलेमस। तो ये अपन को याद रखना है। डायनसिफिलॉन क्या है अभी बता देता हूं मैं आपको। डायनसिफिलॉन जो है वो हमारे अग्र मस्तिष्क जो है, हमारा जो फोर ब्रेन है उसका क्या है? पश्च भाग। ये लिख भी रखा आगे कि डायनसिफिलॉन जो है वो अग्र मस्तिष्क का क्या है? पश्च भाग है। तो ये भी आप याद रख सकते हो। ओके, अभी हमने बताया भी है कि जो हाइपोथैलेमस है वो जुड़ा हुआ होता है किसके साथ में? पीयूष ग्रंथि के साथ। तो वहां हमने बोला था कि इन्फंडिबुलम के साथ में ये जुड़ा हुआ होता है, लेकिन हमें पता है कि जो पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि के दो लोब होते हैं, दो पालियां होती हैं। एक है अग्र पीयूष पाली और दूसरा है पश्च पीयूष पाली। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। तो हाइपोथैलेमस जो है वो अग्र पीयूष पाली और पश्च पीयूष पाली जो है इनके साथ में किस संरचना के द्वारा जुड़ा हुआ होगा? तो देखिए, अगर बात करें अग्र पीयूष पाली की, तो जो हाइपोथैलेमस है वो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन जो है, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिरा जो है उसकी सहायता से जुड़ा हुआ होगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो अग्र पीयूष पाली है उसके साथ हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन के माध्यम से क्या होता है? जुड़ा हुआ होगा। बात करें पश्च पीयूष पाली की, तो ये पश्च पीयूष पाली जो है इससे हाइपोथैलेमस जो है वो नाभिक स्रावी कोशिकाएं, ठीक है, उनके एक्सोन द्वारा क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो नाभिक स्रावी कोशिकाएं हैं जिनको बोला जाता है न्यूक्लियो सिक्रीटरी सेल्स, तो न्यूक्लियो सिक्रीटरी सेल्स का जो एक्सोन है उसके माध्यम से जो पश्च पीयूष पाली है इसके साथ हाइपोथैलेमस क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। ओके, अब हम कुछ डायग्राम देखेंगे तो उनसे आपको और ज़्यादा डिटेलली आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले ये डायग्राम देखिए आप यहाँ पे। इस डायग्राम में आपको दो चीज़ें देखनी है। कौन कौन सी? एक तो आपको देखना है हाइपोथैलेमस और दूसरा आपको देखना है पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि अभी अपन उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई, ये जो आपको भाग दिख रहा है यहाँ पर, ये कौन सा है भाई? थैलेमस है। ठीक है, और थैलेमस के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो ये वाला जो हिस्सा होगा इसको क्या बोलेंगे भाई? हाइपोथैलेमस।
ठीक है। और हाइपोथैलेमस के साथ में कौन जुड़ा हुआ होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो नीचे की तरफ जो आपको ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जो मटर के आकार की है, ठीक है, जिसके दो लोब आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं बना भी रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि बोला जाता है इसको। ओके, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसी डायग्राम से रिलेटेड मैं आपको एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ जो आपको काम आने वाले हैं। आप ये डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पर पीछे एक संरचना है जिसको बोलते हैं सेरिबेलम। ये जो पूरा का पूरा जो हिस्सा है पीछे की तरफ, इसको बोला जाता है क्या? सेरिबेलम। ठीक है, क्या काम होता है भाई सेरिबेलम का? देखो, बी फॉर बेलम और बी फॉर बैलेंस। तो हमारे शरीर का जो बैलेंस होता है, हमारे शरीर का जो बैलेंस या फिर संतुलन होता है, उसको नियंत्रित करने का काम किसका है? सेरिबेलम का। तो कई बार क्वेश्चन भी आता है कि एक शराबी जो है वो शराब पी लेता है, ठीक है, और शराब पीने के बाद वो लड़खड़ाता है, तो क्यों लड़खड़ाता है? बिकॉज उसका जो सेरिबेलम है वो क्या नहीं है, अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहा, वो प्रभावित हुआ यहाँ से, तो इसलिए शरीर जो है उसका बैलेंस भी यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर याद रखना है, किसके बारे में? सेरिब्रम के बारे में। ठीक है, तो सेरिब्रम, ब्रह्म यानी कि ये हमारी जितनी भी सोचने की जो शक्ति है, ठीक है, जितने भी हमारे जो कल्पना शक्ति है, हमारी जो याददाश्त है, वो सबको कौन कंट्रोल करता है भाई? सेरिब्रम करता है। ठीक है, और ये जो आपको यहाँ पर येलो येलो स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी ये, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है येलो कलर की, ये जो संरचना जो है वो क्या है? इसको अपन बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। इंपॉर्टेंट है ये। और कॉर्पस कैलोसम जो है, इसका काम क्या होता है कि हमारा जो जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, इसके दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से। और उन दोनों हिस्सों को क्या बोला जाता है? सेरिब्रल हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर, स्फीयर। ठीक है, तो जो सेरेब्रल हेमीस्फीयर है, उन दोनों को जोड़ने का काम जो है वो कौन करता है? कॉर्पस कैलोसम। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये बीच में से कटा हुआ है, इसके जो आगे का हिस्सा है वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये कॉर्पस कैलोसम जो आपको दिखाई दे रहा है, ये उन दोनों को बीच में से क्या करता है? जोड़ करके रखता है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अगला दूसरा डायग्राम देखो यहाँ पे, सेम यहाँ पर वही है। रेड कलर का जो दिख रहा है वो तो क्या है? थैलेमस। थैलेमस के नीचे वाला जो ग्रीन पार्ट है वो क्या है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, और हाइपोथैलेमस के जो नीचे, जो यहाँ पर मैंने बनाया, अभी ये कलर कर रहा हूँ मैं, ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है? हाइपोफाइसिस भी बोला जाता है इसको। और ये रहा डायनसिफिलोन। और हमने बताया था कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कि ये हमारा क्या है? अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क है, फोर ब्रेन हमारा। तो हमारा अग्र मस्तिष्क का जो पश्च भाग होगा ना, वो पश्च भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डायनसिफिलोन। और जो डायनसिफिलोन है, इसका जो आधारीय भाग है, ठीक है, वो आधारीय भाग जो है वो कौन बनाता है भाई? वो बनाता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इस डायग्राम से आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ओके, अगला डायग्राम और देख लो आप यहाँ से, और क्लियरली आपको समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, आपको समझ में आ चुका है कि ये जो संरचना है जो आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर, ये क्या है? कॉर्पस कैलोसम, जो कि दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ती है। ठीक है, ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको ऊपर से देखोगे, ये ऊपर वाली जो संरचना है ये क्या है? हाइपोथैलेमस। और नीचे जो दिख रहा है आपको वो क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसको जूम करके पीछे इधर दिखाया हुआ है, इधर। ठीक है, तो ऊपर का यहाँ से देखो ये वाला, इसके नीचे का जो हिस्सा है वो तो क्या है भाई? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से हैं, कौन कौन से? एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसको बोला जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ये वाला पूरा। ठीक है, और बाकी का जो बच गया यहाँ पर इस साइड में, ये, इसको क्या बोला जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो ये हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी। और दूसरी तरफ जो है वो कौन सा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और अभी जिस संरचना की हम बात कर रहे थे कि जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी के साथ में जुड़ा रहता है, किसकी हेल्प से? इनफंडिबुलम के माध्यम से। तो ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है स्टोक, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? इनफंडिबुलम। और ये क्या हो गया हमारा? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो आई होप तुमको अच्छे से समझ में आया होगा ये। और एक ग्लैंड पे अपन आगे इन फ्यूचर पढ़ने वाले हैं, तो वो है पीनियल ग्लैंड। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, ये जो कॉर्पस कैलोसम था हमारा, इस कॉर्पस कैलोसम का जो पीछे वाला पोस्टीरियर भाग है, उसके जस्ट पास में हमें क्या देखने को मिलेगी भाई? यहाँ पर पीनियल ग्लैंड देखने को मिलेगी। ओके, ये डायग्राम है। अब आप इसमें आसानी से देख करके बता सकते हो कि कौन सी संरचना जो है वो कहाँ पर है। तो बताओ,
अगर हम बात करें इस संरचना की, तो ये संरचना कौन सी है भाई, ये वाली, ये हमें पता है, ये है कॉर्पस कैलोसम। ठीक है। अगर हम बात करें ये इस संरचना की, तो हमें पता है कि ये कौन है भाई, ये है पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। अगर हम बात करें ग्रीन ग्रीन पार्ट की, तो ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ये क्या है भाई, ये है हाइपोथैलेमस। तो बिल्कुल सिंपल है, आराम से अब समझ में आ गया होगा आपको कि हाइपोथैलेमस कहाँ है, पिट्यूटरी कहाँ है, कॉर्पस कैलोसम कहाँ है। ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये हमारा क्या है भाई, ये है अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। और ये पीछे की तरफ मैंने बताया आपको कि ये क्या है भाई, ये है हमारा सेरिबेलम, जो हमारे शरीर का क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, न्यूक्लियाई के बारे में, कि ये न्यूक्लियाई क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्या होता है भाई न्यूक्लियाई, जो नाभिक स्रावी कोशिकाएं हैं उनके समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं उनका जो ग्रुप होगा उसको क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियाई बोला जाएगा। और ये जो नाभिक स्रावी कोशिकाएं हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, ये हमारे हाइपोथैलेमस में पाई जाएंगी। ठीक है। इनका काम क्या होता है भाई, इनका काम होता है कि हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं के नियमन के लिए क्या चाहिए, हमें हार्मोन चाहिए। तो ये उन हार्मोन का क्या करती है, उत्पादन करती है। तो हमारे शरीर की क्रियाओं के नियमन के लिए जो हार्मोन चाहिए, उन हार्मोन के उत्पादन का काम जो है, जो प्रोडक्शन है, वो कौन करता है, न्यूक्लियाई करता है। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ से दो प्रकार के क्या किए जाते हैं, हार्मोन का श्रावण किया जाता है। और वो दो हार्मोन कौन कौन से हैं, एक तो है हमारे पास में रिलीजिंग हार्मोन जिसको बोला जाता है मोचक हार्मोन, और दूसरा जो है वो है इनहिबिटरी हार्मोन जिसको बोला जाता है संदमक हार्मोन। यानी कि एक वो हार्मोन है, ठीक है, ये जो मोचक हार्मोन है इसका काम क्या है, इसका काम है कि हार्मोन का श्रावण करवाना, जबकि संदमक हार्मोन का है हार्मोन का श्रावण को रोकना। ठीक है। तो बात करते हैं इसके ऊपर कि क्या क्या होगा। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जो रिलीजिंग हार्मोन है, मोचक हार्मोन और संदमिक हार्मोन जो है, ये दोनों हार्मोन कहाँ पर काम करते हैं, ये दोनों के दोनों अग्र पीयूष ग्रंथि जो है, जो अग्र पीयूष पाली थी उस पर क्या करेंगे, अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले एक तरफ मैं बात करूंगा मोचक हार्मोन की और दूसरी तरफ बात करूंगा संदमक हार्मोन की। तो 5 अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर मोचक और संदमक हार्मोन। देखिए, आपको आगे की जो ग्रंथियां जो हैं वो तभी समझ में आएंगी जब आप मोचक और संदमक हार्मोन के बारे में आपको पता होगा। तो सबसे पहले एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर GHRH की। ठीक है। GHRH की फुल फॉर्म क्या है, ग्रोथ हार्मोन। GH से ग्रोथ हार्मोन और RH से रिलीजिंग हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन जो है इसको हिंदी में बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन को क्या बोलते हैं हिंदी में, वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन मोचक हार्मोन हो गया ये। ठीक है। इसका दूसरा नाम जो है वो है सोमेटोक्राइनिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्या काम है भाई इस ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन का, ये जो हार्मोन है ये हमारे पीयूष ग्रंथि का जो अग्रपाली है उस पर एक्ट करेगा, और एक्ट करने के बाद ग्रोथ हार्मोन जो है, वृद्धि हार्मोन का क्या करवाएगा, श्रावण करवाएगा। ठीक है। अगर बात करें संदमक हार्मोन की, तो जो संदमक हार्मोन है वो कौन सा है, GHIH, यानी कि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, वृद्धि हार्मोन को संदमित करने वाले हार्मोन। ठीक है। इनको क्या बोला जाएगा, सोमेटोस्टेटिन। ठीक है। क्या काम करते हैं भैया, ये जो GHIH है ये कहाँ जाएगा, पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली के पास, और ये जो वृद्धि हार्मोन है उसके श्रावण को क्या करवा देगा, बंद करवा देगा। ठीक है। तो ये काम हो गया किसका, GHIH का। ठीक है। वापस बता रहा हूं मैं आपको, GHRH जो है रिलीजिंग हार्मोन है, मोचक हार्मोन है, इसका काम है हार्मोन का श्रावण को उत्तेजित करना, जबकि इनहिबिटरी संदमक हार्मोन जो है ये उनको रोकेगा। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पर TRH। ठीक है। थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। RH का मतलब यही होगा, रिलीजिंग हार्मोन। तो T से आपको याद रखना है थायरोट्रोपिक, और RH से मोचक हार्मोन। क्या काम करते हैं भाई, ये जो थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, मोचक हार्मोन है, ये पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली पर क्या करेगा, अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, और पीयूष ग्रंथि को बोलेगा कि आपको TSH हार्मोन जो है, थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन जो है, वो क्या करना है, आपको यहाँ से स्रावित करना है। तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा आपको। ठीक है। दूसरी तरफ बात करें TIH की, तो ये क्या है, थायरोट्रोपिक इनहिबिटरी हार्मोन। ये हार्मोन जो है ये संदमक हार्मोन है। तो ये क्या करेगा, ये पीयूष ग्रंथि के पास जाएगा और पीयूष ग्रंथि को बोलेगा कि आपको TSH का श्रावण नहीं करना है। तो TRH तो बोलता है TSH का श्रावण करो,
जबकि TIH बोलता है श्रावण मत करो। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन। क्या काम करेगा भाई, ये भी पीयूष ग्रंथि के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि आपको प्रोलैक्टिन क्या करना है, स्रावित करना है। प्रोलैक्टिन जो है इसका काम क्या होता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोलैक्टिन जो है वो दुग्ध का क्या करता है भाई, श्रावण करने में मदद करता है, तो ये आपको याद रखना है। तो PRH जो है अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स अगर गया तो क्या होगा, प्रोलैक्टिन का श्रावण करवाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर अपन बात करें कि PIH अगर श्रावित अगर होता है तो ये क्या है, प्रोलैक्टिन संदमक हार्मोन, ये क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि के पास जाएगा और वहां जाकर के ये प्रोलैक्टिन के श्रावण को क्या कर देगा, संदमित कर देगा। तो प्रोलैक्टिन जो है उसका क्या नहीं होगा, श्रावण नहीं होगा, तो दुग्ध का श्रावण भी नहीं हो पाएगा। फोर्थ हमारे पास में जो हार्मोन है वो है GnRH। क्या होता है भाई, ये है गोनेडोट्रोपिन मोचक हार्मोन। क्या काम करता है, ये भी पीयूष ग्रंथि पे जाएगा और उसको बोलेगा कि आपको गोनेडोट्रोपिन वृद्धि हार्मोन जो है वो क्या करने हैं, स्रावित करने हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, FSH और LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। तो GnRH अगर स्रावित हुआ तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का क्या होगा, श्रावण होगा। अगर नहीं होता, नहीं होने का मतलब है कि GnIH का श्रावण होगा। ठीक है। और GnIH जो है वो संदमक हार्मोन है, ये क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि के पास जाएगा और वहां जाकर के ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के श्रावण को क्या कर देगा, संदमित कर देगा। ओके। और लास्ट और फिफ्थ जो हमारे पास में है वो है CRH, कोर्टिकोट्रोपिन मोचिक हार्मोन। ये किसके पास जाएगा, पीयूष ग्रंथि के पास। ठीक है। और पीयूष ग्रंथि के पास जाकर के क्या करेगा, ये ACTH जो है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, उसके श्रावण को पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा, श्रावण करवाएगा। ये पीयूष ग्रंथि जो है वो जब ACTH श्रावण करती है तो ये ACTH जो है वो कहाँ जाता है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड के पास। ठीक है। हमारी जो अधिवृक्क ग्रंथि है जो किडनी के ऊपर होती है वहां जाएगा और वहां से फिर क्या होंगे, जो अधिवृक्क ग्रंथि हैं उनके हार्मोन क्या होंगे, स्रावित होंगे। सेम अगर अपन बात करें CIH की, कोर्टिकोट्रोपिन संदमक हार्मोन, तो ये क्या काम करेंगे, ये भी पीयूष ग्रंथि के पास जाएगा और वहां जाकर के पीयूष ग्रंथि को संदमित कर देगा कि आपको ACTH जो है इसका श्रावण नहीं करना। तो जब ACTH का श्रावण होगा ही नहीं तो ये एड्रिनल ग्लैंड के पास में भी नहीं जा पाएगा और एड्रिनल ग्लैंड फिर आगे अपने हार्मोन भी स्रावित नहीं कर पाएगी। अब जो भी अपन ने पढ़ा है उससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है। हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो कहाँ होती है। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे का जो NTPC का एग्जाम हुआ था 2017 के अंदर, उसमें आया था ये। तो वापस क्वेश्चन बोलता हूँ मैं, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो होती है, क्या होती है भाई, उदर के ठीक नीचे। ठीक है। श्वास नली से जुड़ी, गर्दन के निचले हिस्से में या फिर मस्तिष्क में उपस्थित। तो अभी अपन ने पढ़ा है हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होती है, हमें पता है कि कहाँ होता है भाई, मस्तिष्क में होती है। ठीक है। और कहाँ होती है भाई, हम बोल सकते हैं कि जो हमारा थैलेमस जो है उसके नीचे होती है। ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि है उस पीयूष ग्रंथि के ऊपर, पीयूष ग्रंथि के ऊपर। तो अगर मान लो ऑप्शन चेंज होकर के अगर ये ऑप्शन आता है या ये ऑप्शन आता है तो भी आप क्या कर सकते हो, आंसर करेक्ट कर सकते हो। तो ये था किसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। और अगर आप चाहते हो कि इनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं तो उनका डिटेल एनालिसिस किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।